नजर को बदलो नजारे बदल जाते हैं, सोच को बदलो सितारे बदल जाते हैं। कश्ती को बदलने से कुछ नहीं होता मेरे दोस्त, दिशा को बदल दो तो किनारे बदल जाते हैं। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं सभी लोग। मैं बीके वर्मा एक बार फिर स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल कृष्णा द इलेक्शन में, जिसमें हम पढ़ रहे हैं इलेक्ट्रिशियन थ्योरी, मैथ, रीजनिंग। ठीक है दोस्तों, तो अभी कुछ वीडियो में थोड़ा गैप हो गया है क्योंकि कई एग्जाम्स बीच में आ गई थी, इसीलिए। तो दोस्तों हम फिर से शुरुआत कर रहे हैं एक नए जोश के साथ। तो हमने अभी तक ट्रांसफार्मर तक हमारा चैप्टर कंप्लीट कर लिया था। उसके बाद में हमने कुछ मैथ्स और रीजनिंग के टॉपिक भी पढ़े, जो भी आपको उम्मीद है पसंद आए हों, आपने देखे भी हों। तो आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे यंत्र के बारे में, क्योंकि अब हम डीसी थ्योरी के ऊपर आ गए हैं। अभी तक जो हमने पढ़ा है वो एसी डीसी सभी तरह की थ्योरी को मिक्स पढ़ा है। अब हम पढ़ेंगे डीसी थ्योरी। डीसी थ्योरी के अंतर्गत डीसी जनरेटर, डीसी मोटर, ठीक है, और कई प्रकार की डिवाइसेस आती हैं, एसी ड्राइव, डीसी ड्राइव, और इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स जो आते हैं हमारे, कई प्रकार के स्टार्टर वगैरह, सब कुछ उनके बारे में भी हम यहाँ पर पढ़ेंगे। तो आज हम जिसके बारे में बात करने वाले हैं वो है एक जनरेटर, यानी कि यहाँ पर लिखा है डीसी जनरेटर। देखिए दोस्तों, जनरेटर का मतलब ये नहीं है कि सिर्फ वो डीसी ही हो, ठीक है। कोई भी एक यंत्र जब घूमता है, कोई भी चालक को हम घुमाते हैं मैग्नेटिक फील्ड में, तो एक प्रत्यावर्ती धारा या प्रत्यावर्ती जो फ्लक्स होता है वो उत्पन्न करता है, यानी कि प्रत्यावर्ती हमारा वोल्टेज उत्पन्न करता है। अब ये डिपेंड हमारे ऊपर कर रहा है कि हम उस डिवाइस में से या उस यंत्र में से किस तरीके से हम बिजली को बाहर की ओर ले रहे हैं। वो एसी है या डीसी, वो इसके बाद ही डिपेंड होता है, ठीक है। ये बाहर लेने के तरीके से देखिए, डीसी जो जनरेटर होता है या फिर कोई एक जनरेटर होता है, उसमें हम डीसी सप्लाई ले रहे हैं या एसी, वो डिपेंड करता है स्लिप रिंग, आप नोट करते हैं ना, स्लिप रिंग या कम्यूटेटर। कम्यूटेटर, इसको हम स्प्लिट रिंग भी कहते हैं। देखिए, स्लिप रिंग के माध्यम से हम या बाहर अगर प्राप्त करेंगे तो एसी, और कम्यूटेटर अगर लगा है जनरेटर के अंदर तो हमें बाहर प्राप्त होगी डीसी। जनरेटर आपने सुना तो है ना, जनरेटर होता क्या है, आपने देखा होगा शादी विवाह के कार्यक्रम में हम उसको ऐसे हैंडल से घुमाते थे, और एक थोड़ी देर तक घुमाने के बाद में वो ऑटोमेटिक स्टार्ट हो जाता था। तो उसमें ऐसा अंदर क्या होता है कि वो स्टार्ट हो जाता है, ठीक है, और हमें बिजली भी देने लगता है। ऐसा क्या होता है, ना तो हम उसमें किसी प्रकार का कुछ डालते हैं, वो एक पिस्टन के रूप में होता है, वहां पे ऑटोमेटिक वो चलता रहता है। तो जो हम उसके बारे में ही बात करेंगे कि आखिर उसमें ऐसा होता क्या है। देखिए, जनरेटर वो तो एक डीजल जनरेटर भी हो सकता है, हम केरोसिन भी डालते थे, मिट्टी का तेल, उस प्रकार से भी वो उसमें उसमें जलता था। एक जनरेटर एक नॉर्मल प्रकार का जनरेटर होता है, उसके अंदर ये जो बाहर की चीज लगी होती है, फैन लगे होते हैं, बहुत बड़े आकार का होता है। इस चित्र में आप देख लीजिए, यहाँ पे आपको एक बहुत बड़ा जनरेटर दिख रहा है, ठीक है। जनरेटर वाकई में ये एक जनरेटर पूरा एक प्रकार इस प्रकार है कि इसमें पंखा भी लगा है, इसमें ये डीजल डालने के लिए या फिर ईंधन डालने के लिए ऊपर लगा हुआ है। लेकिन नॉर्मल आप जनरेटर देखेंगे तो वो कुछ इस प्रकार का दिखता है। नॉर्मल सिर्फ इतना सा ही भाग होता है जो मुख्य कार्य करता है। ये जो आपको भाग दिख रहा है यही मुख्य कार्य करता है, ठीक है। अब इसी के अंदर क्या होता है, इसकी बॉडी क्या होती है, क्या चीज होती है, ये बिजली उत्पन्न करता है, एसी उत्पन्न करता है, डीसी उत्पन्न करता है, उसके बारे में हम देख लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर मैं आपको बता दे रहा हूँ कि जनरेटर जो होता है वो एसी या डीसी दोनों प्रकार के हो सकते हैं, ठीक है। कैसे हो सकते हैं, एसी भी डीसी भी। अगर मुझे किसी जनरेटर में धारा जो अंदर उत्पन्न हो रही है वोल्टेज, वो अगर मुझे डायरेक्ट चाहिए या फिर डीसी में चाहिए, तो मैं वहां पर उनके कम्यूटेटर वहां पर क्या लगा दूंगा, उसके आर्मेचर के ऊपर कम्यूटेटर लगा दूंगा, ठीक है। और अगर मुझे एसी चाहिए अल्टरनेटिंग करंट, तो वहां पर मैं स्लिप रिंग प्रयोग करूंगा, ठीक है। चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पर जो इनके प्रकार होते हैं। कुछ डीसी जनरेटर में जो भाग होते हैं, उसका बॉडी होती है या फिर उनमें कौन कौन से भाग होते हैं। देखिए, इसमें मोस्ट इंपोर्टेंट आपको पार्ट्स ही याद करना है, ठीक है। क्या याद करना है आपको, इसमें मोस्ट रूप से पार्ट्स से ही याद करना है, ठीक है। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं डीसी जनरेटर के सिद्धांत के बारे में। देखिए, डीसी सिद्धांत जो होता है ये होता है हमारा फेराडे के नियम पर, किसके, फेराडे के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, ठीक है, ईएमआई। ईएमआई वो किस्त वाली ईएमआई नहीं है, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन यानी कि चुंबकीय प्रेरण, ठीक है। इसको बोलते हैं हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, ठीक है। विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर यह कार्य करता है। इसके आधार पे क्या होता है, इसके अनुसार मान के चलिए यहाँ पर कोई एक चुंबक है, ये, ठीक है, ये इसके दो पोल हैं, एन पोल और एस पोल, ठीक है, दो चुंबक है। इसके बीच में यदि मैं किसी चालक को, यहाँ पर एक चालक हो, कोई भी एक चालक है, यदि इसको मैं घुमाता हूं, यहाँ पर अगर मैं इसको घुमाऊंगा तो इसके घूमने से क्या होगा, ये फ्लक्स की दिशा एन पोल से एस पोल की तरफ होगी। तो यहाँ पर जब मैं इसको बहुत जोर जोर से घुमाऊंगा तो इसके अंदर इन फ्लक्स के छेदन के कारण क्या होता है, ईएमएफ इंड्यूस्ड हो जाता है, होता है ना।
हम हाथ से उस के हैंडल को घुमाते थे, यानी कि ये वो हैंडल पकड़ मान लो जो अपन पकड़ के उसको घुमाते थे, इसको घुमाने पर ये चालक घूमता था, इसके अंदर मैग्नेट लगी रहती है, उससे क्या होता है, फ्लक्स में छेदन होता है, जिसके कारण इसमें ईएमएफ इंड्यूस्ड होती है। यही होता है हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन या फैराडे का सिद्धांत। ठीक है, इसी को हम कहते हैं फैराडे के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के सिद्धांत पर डिफ्ट धारा जनरेटर या डीसी जनरेटर कार्य करता है। ठीक है, चलिए ये तो होगा इसका सिद्धांत एक प्रकार से। अब यहाँ पर कुल मिला के यहाँ इसके अंदर तो जो है हमें अल्टरनेटिंग करंट ही पैदा हो रहा है इसके अंदर, लेकिन हम जब इस पे से आउटपुट लेते हैं तो आउटपुट में हम कौन सी विधि उपयोग कर रहे हैं, स्लिप रिंग कर रहे हैं कि कम्यूटेटर कर रहे हैं, उसके ऊपर डिपेंड कर रहा है कि हमें एसी चाहिए है कि डीसी। ठीक है, इसलिए आप कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना। जनरेटर या कोई सा भी यंत्र होगा वो अंदर में अल्टरनेटिंग वोल्टेज अल्टरनेटिंग करंट ही उत्पन्न करता है। वो डिपेंड करता है हमारे बाहर लेने या आउटपुट लेने के आधार पे कि हम किस प्रकार का हमें करंट वहां पर चाहिए है। ठीक है, चलिए अब हम इसके बारे में थोड़ी सी जो इसका पार्ट्स होते हैं, सबसे पहले हम जान लेते हैं इसकी बॉडी के बारे में। जो ऊपर ये आपको चित्र दिख रहा है, इसको हम बोलते हैं यहाँ पर इसकी बॉडी या योक। क्या कहते हैं इसको हम, योक। देखिए ये सब चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं, क्योंकि देखिए इसमें क्या होता है, ये एग्जाम में अधिकतर पूछा जाता है कि बॉडी किस चीज की बनी होती है। देखिए जनरेटर क्या होता है, कोई भी चीज छोटा या बड़ा, यहाँ पर छोटे प्रकार के जनरेटर भी होते हैं और बड़े प्रकार के। तो आपको ये पॉइंट नोट करना है कि जो बड़े वाले जनरेटर होते हैं ना, जो बड़े आकार के होते हैं, उनकी जो ये बॉडी दिख रही है ना आपको, ये बॉडी बनी होती है कास्ट स्टील की। काय की बनी होती है, कास्ट स्टील की बनी होती है, जो बड़े वाले जो जनरेटर होते हैं हमारे उनकी। और जो छोटे जनरेटर होते हैं उनको डायनेमोस भी कहते हैं, उनकी जो बॉडी बनी होती है वो बनी होती है कास्ट आयरन की, कास्ट आयरन या ढलवा लोहे की। ठीक है, ये हो गया ढलवा स्टील, ये हो गया ढलवा लोहा। ठीक है, इसको ढलवा भी बोलते हैं, यानी कि बहुत ज्यादा ढाल ढाल के इसको बनाया जाता है, या ढलवा स्टील। ठीक है, ये चीजें ही आपको पढ़ना है, यही एग्जाम में पूछी जाएगी। ठीक है, ट्रांसमिशन एग्जाम में कहीं इसी बॉडी के बारे में पूछ लिया गया था कि अगर ट्रांसफार्मर बहुत ज्यादा कंपन कर रहा है तो इसके नट बोल्ट टाइट करो भाई। ठीक है, तो ये चीजें भी एग्जाम में पूछ सकते हैं जो हम नहीं पढ़ते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ये बॉडी क्या होती है, इस बॉडी में यहाँ पर इस बॉडी के ऊपर देखिए, ये आप चित्र समझ लीजिए, इस बॉडी के ऊपर आपको जो बॉक्स टाइप में दिख रहा है ये है टर्मिनल बॉक्स। इसको क्या बोलते हैं हम, टर्मिनल बॉक्स बोलते हैं, जिसके द्वारा हम जो सप्लाई अंदर पैदा हो रही ना, इसको हम बाहर की तरफ लेते हैं। ठीक है, हम उपयोग के लिए इसको उपयोग करते हैं। इसके अंदर की तरफ जो आपको ये वाइंडिंग टाइप में दिख रही ना अंदर, ये खांचे हैं, ये इनको बोलते हैं स्लॉट्स। क्या बोलते हैं इनको हम, स्लॉट्स बोलते हैं, जिनके अंदर क्या होती है, फील्ड वाइंडिंग भरी जाती है। फील्ड वाइंडिंग, कभी भी आप अगर दुकानों पे जाएं जहां पर वाइंडिंग्स होती है, उनकी बॉडी पे ही स्लॉट्स कटे होते हैं और उनके अंदर इन वाइंडिंगों को किया जाता है या भरा जाता है। ठीक है, इसको बोलते हैं। यहाँ पर इस प्रकार से इसको उठाने के लिए एक यहाँ पर उसको पुली पुली बोल सकते हैं आप। ठीक है, या पुली। ठीक है, एक होता है साफ्ट, ये आपको दिख रहा है यहाँ पर, उसमें एक साफ्ट लंबी वाली साफ्ट होती है, जिससे क्या होता है, इसको घुमाया भी जाता है। और अगर किसी और जनरेटर से इसको जोड़ना है तो इसी साफ्ट या पुली के माध्यम से उसको जोड़ लिया जाता है। ठीक है, ऊपर ये आई बोलते हैं इसको, वो पुली नहीं है, ऊपर जो इसको उठाने के लिए आई बोल्ट लगा होता है, और ये साफ्ट है। इस साफ्ट में इसको क्या होता है, दूसरे जनरेटर से जोड़ने के लिए भी या इसके प्राइम मूवर के रूप में ये काम करता है, जिसके हैंडल फंसा के हम इसको घुमाते हैं, जिससे ईएमएफ पैदा होता है। ठीक है, इसके अंदर क्या होता है, देखिए ये बॉडी के पार्ट्स पहले मैं आपको समझा देता हूं पूरे, कि बॉडी के पार्ट्स किस किस प्रकार के होते हैं। ठीक है, बॉडी होती है, बॉडी के ऊपर इस प्रकार टर्मिनल बॉक्स होता है। ठीक है, उसमें आई बोल्ट होता है। ठीक है, उसी में साफ्ट वगैरह ये चीज, बीरिंग वगैरह, प्लेट वगैरह सब कुछ इसमें लगी होती है। ठीक है, चलिए अब इसका जो मेन पार्ट जो अंदर, इसका थोड़ा सा हम अंदर जाते हैं। इसमें अंदर देखिए यहाँ पर क्या होता है, अंदर होता है आर्मेचर। क्या होता है, आर्मेचर, जो कि ईएमएफ बनाता है, उसको क्या बोलते हैं, आर्मेचर। ठीक है, आर्मेचर होता है जिसको हम बोलते हैं, जो यहाँ पर मेन जो कार्य करता है वो आर्मेचर, यानी कि घूमने वाला पार्ट। इस जनरेटर के अंदर जो घूमने वाला पार्ट होता है उसी को हम क्या कहते हैं, आर्मेचर कहते हैं। ठीक है, ये आर्मेचर जो होता है ये सिलिकॉन स्टील की पतली पतली पत्तियों से, इस प्रकार देखिए, ये हो गया आर्मेचर। ठीक है, एक इस प्रकार का बेलनाकार होता है। इसमें यहाँ पर देखिए ये जो बीच में आपको दिख रहा है ना, ये है आर्मेचर की वाइंडिंग्स। क्या होती है बीच में, आर्मेचर की, ये नीचे जो दिख रही है साफ्ट है, ये इसको बोलते हैं हम साफ्ट। ठीक है, तो ये जो है ये पूरा आर्मेचर कहलाता है, इसके अंदर वाइंडिंग्स होती है। ठीक है, ये जो आर्मेचर होता है ये सिलिकॉन स्टील की पतली पतली पत्तियों से बनाया जाता है। सिलिकॉन स्टील की पतली पतली पत्तियों से इसलिए बनाया जाता है ताकि हमारा जो एडी धारा करंट है, एडी धारा और हिस्टेरेसिस,
हिस्टेरेसिस जो लॉस होता है ना, ये दोनों जो लॉस होते हैं इनको कम करने के लिए यहाँ पर इनको सिलिकॉन स्टील की पत्तियों से बनाया जाता है और ये एक दूसरे से क्या होती है, लेमिनेटेड होती है। ठीक है, क्योंकि देखिए एडी धारा का सूत्र क्या है, एडी धारा लॉस का बी एम स्क्वायर, ठीक है, एफ स्क्वायर इंटू टी स्क्वायर, यानी कि थिकनेस पर डिपेंड करता है यहाँ पर एडी करंट। इसीलिए ये जो पत्तियां होती है इनको क्या होता है, अगर हम ज्यादा मोटी बनाएंगे तो एडी धारा लॉस भी बढ़ेगा और अगर थोड़ी पतली बना देंगे इनको तो एडी धारा भी यहाँ पर कम हो जाएगा। तो इसीलिए पतली पतली पत्तियों का मिला करके, ऐसा नहीं होता एक पूरा ठोस लोहा नहीं लिया जाता। ठीक है, इस आर्मेचर का एक पूरा ठोस लोहा नहीं लिया जाता है, इसमें क्या होता है बहुत सारी पत्तियों को चिपका करके एक दूसरे से फिर आर्मेचर को तैयार किया जाता है ताकि हमारा यहाँ पर हिस्टेरेसिस लॉस और एडी धारा लॉस ना हो। क्या होगा यदि मैं एक पूरा लोहे का टुकड़ा ले लूं, अगर आप लोहे का टुकड़ा ले लेंगे वहां पर तो उसमें क्या होगा, जो हमारा मैग्नेटिक फील्ड जो पैदा होता है ना, उस लोहे के टुकड़े के अंदर द्वारा एब्जॉर्ब कर लिया जाएगा, जिससे कि हमारे फ्लक्स में भी कमी आएगी। ठीक है, इसीलिए क्या होता है, और यहाँ ये जो टुकड़ा अगर लोहे का मैं ले लूंगा पूरा तो ये बहुत ज्यादा हीट भी करेगा, क्या करेगा, हीट करेगा, जिससे क्या होगा, देखिए वजन का वजन बढ़ेगा जनरेटर का और इसमें हिस्टेरेसिस लॉस भी होगा, ये गर्म होगा तो इसमें व्यर्थ की उष्मा भी उत्पन्न होगी और हमारा जनरेटर गर्म भी बहुत होगा। जब इन पत्तियों को हम एक दूसरे से लेमिनेटेड बनाते हैं ना, तो एक पत्ती की क्या होती है, एक पत्ती की उष्मा दूसरी पत्ती में नहीं पहुंच पाती है, जिससे ट्रांसफर ये जो हमारा जनरेटर है सॉरी वो ज्यादा गर्म नहीं होता, इसलिए इसको इंसुलेटेड किया जाता है। इसमें देखिए यहाँ पे सिलिकॉन स्टील की जो पत्ती होती है उनका ये मान चलिए आप जो मोटाई होती है ना, सबसे मेन चीज हमारी मोटाई होती है, उस मोटाई को 0.30 से mm से 0.60 mm के बीच में ही रखा जाता है। ज्यादा मोटी रखोगे तो हमारा एडी धारा लॉस बढ़ जाएगा, इसीलिए लगभग 0.30 से 0.60 mm तक की लेमिनेटेड कोर की सिलिकॉन स्टील की पत्तियां हम उसमें इसमें प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो आप समझना इस चीज को कि बॉडी आर्मेचर, ठीक है, आर्मेचर हो गया ये आपका आर्मेचर। आर्मेचर के ऊपर आपको दिख रहा है यहाँ पर एक गोल वाला ऊपर भाग, इसको बोलते हैं हम कम्यूटेटर। क्या बोलते हैं इसको, कम्यूटेटर बोला जाता है। ठीक है, कम्यूटेटर यही होता है जो प्रत्यावर्ती वोल्टेज यानी कि एसी को डीसी में बदलता है। ठीक है, एसी को क्या करता है, यही कम्यूटेटर इस एसी को डीसी में परिवर्तित करता है, यानी कि इस कम्यूटेटर को इस प्रकार, ये क्या होता है, कम्यूटेटर किसका बना होता है, ये सिलिकॉन स्टील का नहीं बनाया जाता, इसको बोलते हैं हम यहाँ पर तांबे का बना होता है। ठीक है, इसको बोलते हैं हार्ड ड्रॉन तांबा, हार्ड ड्रॉन तांबे का बना होता है। इसमें क्या होता है, इस प्रकार के स्लॉट्स कटे होते हैं, जो आपको ये देखिए कम्यूटेटर का मैं अलग से बता दे रहा हूँ, ये दिख रहा है कम्यूटेटर आपको, ये अलग से कम्यूटेटर, ये इस प्रकार का गोल होता है। ठीक है, इसमें ये हार्ड ड्रॉन तांबे का बना होता है। इसमें वाइंडिंग्स के लिए यहाँ पर इसको सोल्डर, जो वाइंडिंग निकलती है ना आर्मेचर के नीचे से वाइंडिंग्स, उन वाइंडिंगों को इसी कम्यूटेटर के ऊपर सोल्डर कर दिया जाता है और ये घूमता है। ठीक है, इसी कम्यूटेटर के पास में 2 कार्बन ब्रश लगा दिए जाते हैं, जिससे कि हम सप्लाई बाहर की ओर लेते हैं। ठीक है, तो कम्यूटेटर जो होता है हार्ड ड्रॉन तांबे का बना होता है। ठीक है, यही जो होता है अल्टरनेटिंग करंट को यहाँ पर डीसी में प्रेरित करके हमें बाहर की ओर सप्लाई देता है। ठीक है, इसमें सेगमेंट्स होते हैं कई प्रकार के, उन्हीं सेगमेंट्स के ऊपर कम्यूटेटर आर्मेचर की वाइंडिंग को सोल्डर कर दिया जाता है और बाहर की ओर सप्लाई इससे ले ली जाती है। इसके जो सेगमेंट होते हैं, स्लॉट्स होते हैं, उनमें क्या होता है, यहाँ पर माइका भरा होता है। ठीक है, क्या भरा होता है इनके बीच में, माइका। देखिए कोई भी चीज ठोस नहीं बनाते हैं, इनको पतली पतली पत्तियों से ही बनाया जाता है, अगर ठोस बनाएंगे तो हमारे लिए बहुत ज्यादा दिक्कत हो जाएगी, इसलिए इनके स्लॉट्स काट करके उनके बीच माइका भर दिया जाता है। ठीक है, वहां पर माइका भर के इन आर्मेचर वाइंडिंग्स को वहां पर सोल्डर कर दिया जाता है। तो ये होता है हमारा आर्मेचर और कम्यूटेटर। देखिए जनरेटर में जो भूमिका आर्मेचर की होती है वही उसकी फील्ड की कॉइल्स की भी होती है। जितना अच्छा फील्ड कॉइल्स होगा, जितनी अच्छी तरीके से उसको बनाया जाएगा, उतने अच्छे तरीके से ही वो क्या होगा, वहां पर हमारा फील्ड जनरेट करेगा या फ्लक्स को जनरेट करेगा। देखिए यहाँ पर हम थोड़ा फील्ड पोल्स के बारे में बात कर लेते हैं कि यहाँ पर देखिए 2 प्रकार के फील्ड पोल्स होते हैं। ठीक है, एक आपको चित्र में दिख रहा है जिसको बोलते हैं हम शू सहित लिमिटेड पोल, यानी कि शू यानी इसको जूते पहना दिए जाते हैं। ठीक है, ये कुछ इस प्रकार का दिखता है, ये हो गया हमारा क्या, शू सहित, यानी कि इसमें क्या होता है, ये दोनों यहाँ पर नीचे शू लगा है, शूज, और ऊपर है पोल्स, ये जो चौको टाइप में दिख रहा है ना इस प्रकार का, ये है पोल्स और ये है शू। तो इसमें क्या करता है, इन दोनों को एक दूसरे से लेमिनेट किया जाता है, इसके ऊपर वाइंडिंग कर दी जाती है और इस शू के द्वारा
नट बोल्ट से इस योक पे या जो जनरेटर की जो बॉडी होती है ना उस पर कस दिया जाता है। ठीक है, तो ये तो हो गया शू सहित। एक होता है मोल्डेड पोल जो आपको चित्र में दिख रहा है, ये होता है मोल्डेड। इसको क्या करा जाता है, जब इस जनरेटर की जब बॉडी को बनाया जाता है ना तो उस बॉडी के साथ में ही इसको भी बना दिया जाता है, यानी कि इसमें किसी प्रकार का कोई नट बोल्ट नहीं लगाना होता है, इसको उसी में ही लगाकर और वाइंडिंग करके इसको कस दिया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर शू सहित लिमिट पोल जो होते हैं वो बनाए जाते हैं हमारे कास्ट स्टील के, और ये बनाए जाते हैं कास्ट आयरन के। ये भी आपको नोट करना है, कास्ट आयरन के, क्योंकि देखिए ये जो शू सहित लिमिट पोल होते हैं ना ये सबसे ज्यादा उपयोग किए जाते हैं। क्यों किए जाते हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में पूछा है, कई एग्जाम में MPPTCL के एग्जाम में पूछ लिया है, MPPGCL के एग्जाम में पूछ लिया है, DMRC में पूछ लिया है। ठीक है, MPMRC यानी कि मध्य प्रदेश मेट्रो रेल कारपोरेशन में भी इसको पूछ लिया गया है कि जो शू सहित लिमिट पोल होते हैं उनका क्या कार्य होता है। उनका इन शू सहित लिमिट पोल का कार्य होता है जो हमारा फ्लक्स होता है ना, फ्लक्स को एक समान रूप से पूरे जनरेटर में फैला देना। ठीक है, क्या होता है, जो चुंबकीय क्षेत्र या जो चुंबकीय फ्लक्स होता है ना उस फ्लक्स को उस फील्ड में पूरी तरह एक समान रूप से वितरित करना, जो कि मोल्डेड पोल नहीं कर पाते हैं। इसीलिए शू सहित लिमिटेड पोल का इस्तेमाल ज्यादा किया जाता है। ठीक है, ये कास्ट स्टील का ही इसलिए बनाया जाता है क्योंकि ये बड़े बड़े जनरेटरों में इसका उपयोग किया जाता है। ठीक है, तो शू सहित लिमिटेड पोल्स का उपयोग सबसे अधिक किया जाता है। और क्यों किया जाता है, क्योंकि इसकी मोल्डेड पोल की अपेक्षा इसका जो मैग्नेटिक फ्लक्स या चुंबकीय क्षेत्र प्रसार है वो ये बहुत अच्छा होता है, ये अधिक फैला हुआ चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है। इसीलिए हम शू सहित लिमिटेड पोल का प्रयोग करते हैं। ये तो हो गए हमारे पोल्स। अब हम बात करते हैं आर्मेचर में जो वाइंडिंग बोल रहा हूं मैं, वो वाइंडिंग क्या है। देखिए जो आर्मेचर होता है उसमें दो प्रकार की वाइंडिंग की जाती है। एक की जाती है हमारी लैप वाइंडिंग, इसको हम समांतर वाइंडिंग भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, समांतर वाइंडिंग। एक होती है वेव वाइंडिंग, इसको हम सीरीज वाइंडिंग भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सीरीज वाइंडिंग भी बोलते हैं। आप सिर्फ इसमें इतना समझ लीजिए, वाइंडिंग का चैप्टर में आगे पढ़ाऊंगा, अभी एक दो चैप्टर के बाद में वाइंडिंग का ही चैप्टर आने वाला है। ठीक है, तो यहाँ पर लैप वाइंडिंग को समांतर वाइंडिंग कहते हैं। आप सिर्फ इतना समझ लीजिए कि जहां पर देखिए समांतर वाइंडिंग को हम कहाँ उपयोग कर सकते हैं, समांतर वाइंडिंग को हम वहां उपयोग करेंगे जहां पर हमें अधिक धारा की आवश्यकता होगी। किसकी, अधिक धारा की आवश्यकता जहां पर होगी वहां पर हम आर्मेचर में कौन सी वाइंडिंग करेंगे, लैप वाइंडिंग करेंगे। और जहां पर हमें अधिक वोल्टेज की आवश्यकता होगी, किस चीज की, अधिक वोल्टेज की आवश्यकता होगी, वहां पर हम किसका प्रयोग करेंगे, वेव वाइंडिंग का। ठीक है, सीरीज वाइंडिंग, यानी कि लैप वाइंडिंग क्या होती है, एक दूसरे के ऊपर इस प्रकार से चढ़ी हुई होती है। और सीरीज वाइंडिंग को आप समझ गए, यहां से फिर ऐसा, ठीक है, फिर ऐसा, इस प्रकार से सीरीज चलती जाती है, मतलब वो आगे ही निरंतर कम्यूटेटर की तरफ आगे ही बढ़ती जाती है आर्मेचर में। लेकिन ये जो समांतर वाइंडिंग या लैप वाइंडिंग होती है ये एक दूसरे को ओवरलैप करती है, यानी कि एक वाइंडिंग अगर दो वाइंडिंग इस प्रकार है तो पता चल रहा है एक वाइंडिंग का सिरा यहाँ लगा दिया तो एक का यहाँ लगेगा, इसका यहाँ लगा दिया तो इसका यहाँ लगा, मतलब एक दूसरे को ये ओवरलैप करती है। लेकिन सीरीज में एक वाइंडिंग के दूसरा सिरा पहली वाइंडिंग के दूसरी वाइंडिंग के पहले सिरे से यहाँ पर लगा दिया जाता है। तो लैप वाइंडिंग को समांतर वाइंडिंग जहां पर हमें अधिक धारा की आवश्यकता होती है, ठीक है, और वेव वाइंडिंग जहां पर हमें अधिक वोल्टेज चाहिए होता है वहां पर हम वेव वाइंडिंग उपयोग करते हैं। देखिए यहाँ पर लैप वाइंडिंग क्या होती है, कई प्रकार की होती है। देखिए लैप वाइंडिंग, हम वाइंडिंग का चैप्टर पढ़ेंगे, थोड़ा सा आप देख लीजिए। यहाँ पर देखिए सिंप्लेक्स प्रकार की भी होती है। कौन सी होती है, सिंप्लेक्स होती है, ड्यूप्लेक्स होती है, ठीक है, ड्यूप्लेक्स, ट्रिप्लेक्स होती है, ठीक है, ट्रिप्लेक्स और क्वाड्रलेक्स यानी कि चार। यहाँ पर सॉरी क्वाड्रलेक्स है ना, क्वाड्रलेक्स, इसका मतलब ये होता है जो कम्यूटेटर पिच होती है ना, जहां पर सिंपलेक्स होगा या सिंगल एक्स होगा, कम्यूटेटर पिच का मान 1 2 3 4। ठीक है, कम्यूटेटर पिच का मतलब ये होता है कि जो अगर एक वाइंडिंग का एक सिरा यहाँ लगाया है और एक सिरा मैंने यहाँ लगा दिया तो इन दोनों सिरों के बीच की दूरी को हम क्या कहते हैं, कम्यूटेटर पिच कहा जाता है। इसके बारे में भी हम आगे कम्यूटेटर पिच, क्वाइल पिच, ठीक है, और सब सेगमेंट हम सब आगे पढ़ेंगे जो वाइंडिंग वाला चैप्टर है उसमें। तो इसमें आप समझ लीजिए कि लैप वाइंडिंग को समांतर वाइंडिंग, अधिक धारा के लिए उपयोग किया जाता है, वेव वाइंडिंग को सीरीज वाइंडिंग और अधिक वोल्टेज के लिए प्रयोग किया जाता है। तो आपको याद रखना है कि
जनरेटर में प्रायः दो प्रकार की सीरीज जो आर्मेचर होता है उसमें, ठीक है, काय में, आर्मेचर में कौन सी वाइंडिंग की जाती है, लैप वाइंडिंग या वेव वाइंडिंग की जाती है। और फील्ड देखिए, और दूसरी इसका ध्यान रखना कि इसका रेजिस्टेंस कम रखा जाता है, इसका रेजिस्टेंस कम रखा जाता है। देखिए, और संट में अलग, देखिए संट और सीरीज जनरेटर होते हैं। ये आर्मेचर वाइंडिंग क्या होती है, सीरीज में भी क्या करती है, पूर्ण लोड धारा को वहन करती है। इसका प्रायः तार जो मोटा रखा जाता है, ठीक है, रेजिस्टेंस इसका कम रखा जाता है, तार मोटा रखा जाता है। तो वो डिपेंड करता है कि हम उस जनरेटर का उपयोग कहाँ पर किस प्रकार के लोड में कर रहे हैं। शंट में फिर अलग हो जाता है, सीरीज में फिर अलग हो जाता है, वो भी हम आगे पढ़ेंगे। आगे जनरेटर के कई प्रकार पढ़ेंगे, सेल्फ एक्साइटेड, सेपरेटली एक्साइटेड, ठीक है, कई प्रकार, कम्युलेटिव कंपाउंड, डिफरेंशियल कंपाउंड, ठीक है, सीरीज शंट कंपाउंड, ये जनरेटर हम पढ़ेंगे। उसमें पढ़ेंगे कि रेजिस्टेंस किसका अधिक रखा जाए, किसका ज्यादा रखा जाए, किस में बराबर रखा जाए, वो भी हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये आप समझ लीजिए वाइंडिंग्स के बारे में, आर्मेचर वाइंडिंग, वेव वाइंडिंग और लैप वाइंडिंग। अब आते हैं हम जो ब्रश, ठीक है, अब हमने आर्मेचर वाइंडिंग पढ़ ली, कम्यूटेटर देख लिया। कम्यूटेटर क्या होता है, कम्यूटेटर के पास में ही जो कम्यूटेटर का जो ऊपर का भाग होता है ना, जो कि इस प्रकार से बेलनाकार होता है, इस प्रकार से, ये हमारा आर्मेचर होता है नीचे पूरा, ये इसको अभी अपन ने पढ़ लिया है। अब यहाँ पर जो कम्यूटेटर होता है, इसके पास में इस प्रकार से क्या होता है, दो कार्बन ब्रश लगे होते हैं। क्या लगे होते हैं, दो कार्बन ब्रश यहाँ पर लगे होते हैं, जो इस कम्यूटेटर सेगमेंट के साथ में कुछ थोड़े से अंतराल पर लगे होते हैं। देखिए, कोई चीज जब बहुत तेजी में घूमती है, अगर थोड़ी सी दूर है तो वो और नजदीक आने की कोशिश करती है एक दूसरे से, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो ब्रश होते हैं ना, यहाँ पर देखिए ब्रश B1 और ब्रश B2, ये इस कम्यूटेटर के साथ में क्या करते हैं, फिसलता हुआ संपर्क स्थापित करते हैं। इन्हीं ब्रशों के द्वारा हम बाहर सप्लाई यहाँ पर लेते हैं, ठीक है। तो ये जो ब्रश होते हैं, ये किस चीज के होते हैं भाई, ये होते हैं कार्बन के। अब आप बोले कार्बन के ही क्यों होते हैं, देखिए सबसे पहली चीज तो कार्बन का क्या होता है, प्रतिरोध कम होता है। क्या होता है, प्रतिरोध कम होता है। दूसरी चीज, इसका जो ताप गुणांक होता है वो होता है ऋणात्मक। ऋणात्मक ताप गुणांक का मतलब क्या होता है, ऋणात्मक ताप गुणांक का मतलब ये होता है कि ताप बढ़ने पर किसी पदार्थ का रेजिस्टेंस क्या हो जाए, कम हो जाए, ठीक है। यानी कि जब ये कार्बन ब्रश इस कम्यूटेटर पर जब घिसेंगे तो तापमान बढ़ेगा, तापमान बढ़ने से इसका रेजिस्टेंस कम होगा, जिससे हमें और अधिक धारा मिलेगी। रेजिस्टेंस कम हुआ यानी कि विद्युत धारा में सुगमता प्राप्त हुई। तो इसीलिए कार्बन का प्रयोग, देखिए छोटे प्रकार के जनरेटर में कार्बन का, लेकिन अगर बड़े जनरेटर का प्रयोग करना है तो भैया वहां पे कार्बन उपयोग नहीं करेंगे, क्योंकि ये घिस घिस के कब तक बदलोगे इसको, क्योंकि ये घिसता भी बहुत जल्दी है, घिस जाता है ना, और ये नर्म होता है। अब भैया अगर मैं यहाँ पे तांबे का लगा दूं तो क्या होगा, अब मेरा ये जो कम्यूटेटर बना है ये भी तांबे का बना है, और अगर यहाँ पे मैं तांबा लगा दूं तो भैया आग भी लग सकती है, या दोनों मेरा कम्यूटेटर महंगा होता है, वो भी घिस जाएगा पूरा। तो इसीलिए कार्बन क्या होता है, स्वयं घिस जाता है लेकिन कम्यूटेटर को सेफ रखता है, इसीलिए कार्बन का प्रयोग किया जाता है। और बड़े बड़े जो जनरेटर होते हैं उसमें हम कार्बन और तांबे, कार्बन प्लस तांबे के मिश्रण से बना हुआ ब्रश प्रयोग करते हैं, जिससे कि वो घिसे भी कम और अपनी अपनी जो गुण है, कार्बन का गुण भी रहे और तांबे का गुण भी उसमें रहे, रेजिस्टेंस भी कम होता है तांबे का और चालकता भी अच्छी होती है, ठीक है। तो इसीलिए कार्बन ब्रश का प्रयोग किया था। ब्रश होल्डर, देखो आपको चित्र में कार्बन ब्रश और ब्रश होल्डर दोनों ही दिख रहे हैं। जो ब्रश को पकड़े रहता है, क्या रहता है, जो ब्रश को पकड़े रहता है दोनों तरफ से खुला हुआ होता है, और इसमें एक स्प्रिंग लगा होता है। क्या लगा होता है, स्प्रिंग लगा होता है, जो इसको क्या करता है, जो हमारा कम्यूटेटर और ब्रश से इसको जकड़े हुए रहता है, यानी कि पकड़े रहता है, ताकि ये उधर भी ना भागे और इधर भी ना भागे, ठीक है। ये धीरे धीरे जैसे ही वो ब्रश छोटा होता जाता है, इसको धीरे धीरे वो धकेलता भी है, ताकि भाई पूरी तरीके से ब्रश हमारा खत्म भी हो, ठीक है। तो वो होता है ब्रश होल्डर, जो कि हमारे इसमें एक पिकटेल लगा होता है इसी ब्रश होल्डर में, जिसके माध्यम से हम बाहर सप्लाई लेते हैं, उसको हम पिकटेल बोलते हैं, एक लीड बोलते हैं, तांबे की लचीली लीड, ठीक है, लचकदार लीड होती है, फ्लेक्सिबल। तो ब्रश समझ गए आप, ब्रश क्या होता है, ब्रश होल्डर समझ गए, ब्रश होल्डर इन्हीं ब्रश होल्डर में ब्रशों को कस दिया जाता है, ठीक है, और एडजस्ट भी कर दिया जाता है। ऐसा नहीं है, कम्यूटेटर के पास में जब ये ब्रश थोड़े बहुत यहाँ वहां खिसक जाते हैं तो इन ब्रश होल्डर में कुछ ऐसी व्यवस्था होती है नट बोल्ट के माध्यम से, अगर दूर हो गया तो थोड़ा पास कर देते हैं, थोड़ा सा घुमाना अगर हुआ तो घुमा भी देते हैं। क्योंकि देखिए कम्यूटेटर में क्या होता है, कम्यूटेटर इसी एसी ये अल्टरनेटिंग करंट को क्या बना देता है, इसको बना देता है कुछ इस प्रकार से,
इस प्रकार से, यानी कि ए प्लस प्लस वाला ही बाहर जाता है, यानी कि एक दिशी होता है, ठीक है, एक दिशी करंट बाहर ले जाता है कम्यूटेटर। अगर गलती थोड़ा बहुत ब्रश अगर यहाँ वहां हो गया, अगर पल्सेंटिंग डीसी एसी प्राप्त हो रही है, तो फिर हम ब्रश को क्या है एमएनपी और जीएनपी, ये हम आगे पढ़ने वाले हैं, एमएनपी और जीएनपी होता है, उसमें हम इसको संयोजित कर देते हैं या फिर व्यवस्थित कर देते हैं। जीएनपी एएनपी भी हम आगे पढ़ेंगे क्या होता है। तो देखिए यहाँ पर ब्रश का प्रयोग इसीलिए यहाँ पर किया जाता है, और ब्रश होल्डर भी बहुत ज्यादा उपयोगी यहाँ पर साबित सिद्ध होता है, ठीक है। तो अब हम आते हैं मुद्दे की बात पर, यानी कि जनरेटर बिजली पैदा करता कैसे है। ये तो हमने पढ़ लिया, उसके भाग, उसकी वाइंडिंग, सब कुछ पढ़ लिया। अब हम बात करते हैं कि जब हम किसी जनरेटर को घुमाते हैं तो भाई घूमने से कोई चीज बिजली कैसे पैदा कर सकती है। देखिए कैसे करती है, बताता हूँ। यहाँ पर सबसे पहले हम बात करते हैं, यहाँ पर ये दो चुंबक है यहाँ पर, जिसका एन पोल और एस पोल। आप सभी को पता है कि चुंबक के बाहर चुंबकीय फ्लक्स या चुंबकीय बल रेखाएं जो होती हैं किस ओर गति करती हैं, नॉर्थ पोल से साउथ पोल की ओर, चुंबक के बाहर, और अंदर साउथ पोल से नॉर्थ पोल की ओर, ठीक है। तो यहाँ पर हम बाहर की बात कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ अलग अलग चुंबक हम प्रयोग कर रहे हैं। तो यहाँ पर एन पोल से एस पोल की ओर चुंबकीय क्षेत्र है, यानी कि जो जनरेटर मेरे पास अगर रखा है, लाइट चली गई, जनरेटर हम लेके आए, उस जनरेटर में ऑलरेडी क्या है, चुंबकीय क्षेत्र विद्यमान है। जरूरत है तो उसको एक्साइट करने की, एक्साइटेड करने की, उसको जगाने की। सोया हुआ है वो अभी, है ना, क्या है वो, ये जो फील्ड है मैग्नेटिक फील्ड, ये सोया हुआ है अभी। अब इस सोए हुए मैग्नेटिक फील्ड को हम कैसे जगाएंगे, इस आर्मेचर के द्वारा। जब मैं हैंडल से इस आर्मेचर को जब घुमाऊंगा, ठीक है, तो प्रत्येक, देखिए जब ये 90 डिग्री पर होगा, यानी कि 90 डिग्री पर किसी प्रकार का कोई छेदन नहीं करेगा, जैसे ही 180 डिग्री पे आएगा ये फ्लक्स का छेदन करेगा, ठीक है। देखिए सभी बुक्स में अलग अलग थ्योरी दी गई है, कोई 90 डिग्री से स्टार्ट करता है, कोई 0 से स्टार्ट कर रहा है। हम 0 से स्टार्ट कर लेते हैं कि 0 डिग्री पे ये भी रखा हुआ है इस प्रकार से, ठीक है। ये है देखिए चुंबकीय बल रेखाएं, और मेरा आर्मेचर इस प्रकार से रखा हुआ। तो क्या अभी किसी प्रकार का कोई छेदन हो रहा है क्या, नहीं हो रहा है, क्योंकि यहाँ से ये बल रेखाएं इस प्रकार से ऊपर की ओर निकल जाएंगी, दो निकल गई नीचे, यानी कि इसमें कुछ भी नहीं आया। अब जैसे ही मैंने इसको रोटेट किया इस प्रकार से, ये बल रेखाएं इसमें घुस जाएंगी, क्योंकि अब इनको रास्ता नहीं है, ऊपर नीचे से नहीं जाएंगी। 4 बल रेखा और तो हैं, वो इधर उधर जा रही हैं, उनको मत छोड़ो, उनको आप भी निगलेक्ट करो। यहाँ पर देखिए ये इस प्रकार से गई और यहाँ पर ये आ गई, यानी कि ये 90 डिग्री मूव कर किया तब छेदन हुआ, फिर ये ऐसा हो गया तो फिर नहीं हुआ, फिर ऐसा हुआ, तो मतलब अल्टरनेटिंग हो रहा है ना, बदल रहा है ना। तो बार बार परिवर्तित, यानी कि जब इस आर्मेचर को मैं घुमाता हूं तो इन चुंबकीय बल रेखाओं का छेदन होता है, यानी कि परिवर्तन बहुत ज्यादा होता है। तो फेराडे के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के सिद्धांत के अनुसार जब किसी चालक को, ठीक है, या जब किसी आर्मेचर को किसी मैग्नेटिक फील्ड में घुमाया जाता है तो उसमें चुंबकीय बल रेखाओं में छेदन होता है। क्या होता है, चुंबकीय बल रेखाएं या उनमें उपस्थित फ्लक्स में छेदन होता है, यानी परिवर्तन। तो जितना अधिक परिवर्तन होगा हमें उतनी ही वोल्टेज बहुत ज्यादा मिलेगी, उतनी ही धारा ज्यादा प्राप्त होगी। तो इसको और तेज घुमाने के लिए क्या होता है, जब इसको हम हाथ से पकड़ के घुमाते हैं तो चुंबकीय बल रेखाओं में परिवर्तन होने से इसके अंदर ईएमएफ इंड्यूस्ड हो जाता है। क्या इंड्यूस हो जाता है, ईएमएफ। और वही ईएमएफ क्या 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 पैदा करता है, धारा, यानी कि करंट। वही करंट हम इन ब्रशों के माध्यम से कहाँ ले लेते हैं, बाहर की ओर ले लेते हैं। यही होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का सिद्धांत, यानी कि जब तक ये आर्मेचर घूम रहा है भैया तब तक ही हमें करंट मिलेगा। आर्मेचर घूमना बंद, लाइट बंद, ठीक है। यानी कि फ्लक्स का छेदन जब तक होगा, जब तक इस चुंबकीय क्षेत्र में परिवर्तन होता रहेगा, ये जो आर्मेचर के चालक उस फ्लक्स को काटते रहेंगे, दिशा परिवर्तित करते रहेंगे, तब तक क्या होगा, तब तक यहाँ पर मुझे बिजली प्राप्त होती रहेगी। मेरे घर कोई प्रोग्राम शादी है, लाइट चली गई, तब तक वो ये घूमेगा, तब तक ये कार्य करेगा, जैसे ही ये घूमना बंद हुआ लाइट बंद हो जाएगी। तो ये होती है हमारे जनरेटर की कार्य प्रणाली, जो कि फेराडे के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन यानी कि विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करती है। एक बार और बता देता हूं मैं, जब किसी चालक को, ये एक चालक ही है,
एक तार ले लो, दो तार ले लो, घर पे भी प्रैक्टिकल कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। दो चुंबक हो अगर आपके पास तो दो चुंबक को आप क्या करना, ये रख देना, एन ध्रुव रख देना, एस ध्रुव, यानी अपोजिट पोल चिपके ना एक दूसरे से, ध्यान रखना। दूर दूर रख के बीच में एक कुंडली रख देना और उसको बहुत जोर 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 से घुमाना, वो देखना ऑटोमेटिक फिर धीरे धीरे घूमने लगेगी। ठीक है, उससे एक बल्ब भी कनेक्ट करके देख लेना। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, तो किसी भी चुंबकीय क्षेत्र में जब किसी चालक को घुमाया जाता है तो उस चालक द्वारा इस चुंबकीय क्षेत्र का फ्लक्स का छेदन होता है, जिससे इस आर्मेचर में क्या होता है, ईएमएफ पैदा होता है और इस ईएमएफ से हमें धारा प्राप्त होती है। और ये ईएमएफ तब तक पैदा होता है जब तक कि ये चालक चक्कर खाएगा, यानी कि घूमता रहेगा, तब तक ही हमें यहाँ पर बिजली प्राप्त होती रहेगी। ठीक है, अब इसको देखिए प्राइम मूवर के आधार पर भी बांटा जा सकता है। भाई या तो हाथ से घुमा दो, या तो इसको हाथ से घुमा दो, या भैया डीजल इंजन से घुमा दो, जिसको बोलते हैं डीजी सेट, डीजल जनरेटर सेट, यानी कि जो पिस्टन हमारा गाड़ी होता है ना, कार वगैरह, वो डीजल इंजन में पिस्टन लगा होता है, इसके प्राइम मूवर को उस पिस्टन से कनेक्ट कर दिया जाता है। जब वो पिस्टन घूमने लगता है तो हमें बिजली वहां पर मिलती रहती है। ठीक है, वो अलग चीज है, वो भी हम पढ़ेंगे, वो बहुत हाई लेवल की बात हो जाती है, लेकिन छोटे से उसमें आप समझिए कि बिजली इसमें किस प्रकार से पैदा होती है। मेन यहाँ पर फिर यहाँ पर जब कम्यूटेटर उसको डीसी बदलता है तो भैया हम यहाँ पर उसको बाहर की ओर ले लेते हैं। अगर मैंने यहाँ पर स्लिप रिंग लगा दिए तो स्लिप रिंग के माध्यम से मुझे एसी प्राप्त होगी। ठीक है, हमारे घरों की लाइट जनरेटर से क्यों चालू हो जाती है, एसी, क्योंकि वहां पर हम कम्यूटेटर की जगह क्या प्रयोग करते हैं, स्लिप रिंग्स प्रयोग करते हैं। स्लिप रिंग क्या होता है, जो स्लिप रिंग छल्ले होते हैं उनमें क्या होता है, हम एसी प्राप्त करते हैं। और इन्हीं स्लिप रिंग को, अगर एक स्लिप रिंग को दो भागों में अगर मैं बांट दूं तो वो क्या कहलाता है, कम्यूटेटर। ठीक है, इसकी कार्यप्रणाली भी हम समझ लेते हैं कि स्लिप रिंग किस प्रकार से हमें एसी देती है और कम्यूटेटर किस प्रकार से एसी देता है। ठीक है, दोनों में क्या डिफरेंस होता है, अगर मुझे डीसी चाहिए तो कैसे कैसे प्राप्त होगी, एसी चाहिए तो कैसे प्राप्त। अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पर जनरेटर के अंदर जो ईएमएफ पैदा होता है वो हमें डीसी कैसे प्राप्त होता है या धारा प्राप्त होती है, जो डीसी कैसे और एसी कैसे। इसकी दो विधियां होती हैं। देखिए, सबसे पहली विधि को हम बोलते हैं स्लिप रिंग विधि, स्लिप रिंग विधि। दूसरी विधि होती है स्प्लिट रिंग, यानी कि इसी स्लिप रिंग को बीच में से काट करके यहाँ पर उपयोग किया जाता है, यानी कि स्प्लिट रिंग, यानी कम्यूटेटर बोला था ना मैंने, कम्यूटेटर ही होता है स्प्लिट रिंग। अगर एग्जाम में पूछ लिया है ना कम्यूटेटर का नाम, नहीं तो स्प्लिट अगर लिखा आ जाए तो आप बोलोगे हमें तो भैया कम्यूटेटर पर आए, तो हमारा तो ये ऑप्शन है ही नहीं है, इसीलिए स्प्लिट रिंग को ही कम्यूटेटर कहा जाता है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर स्लिप रिंग विधि में देखिए इस प्रकार से क्या होता है, यहाँ पर ये प्रणाली जो कार्य सिद्धांत है वो सेम ही होगा जो मैंने बताया आपको, चालक का घूमने से क्या होगा, छेदन होगा। इसमें क्या होता है, देखिए यहाँ पर हम दो तांबे के छल्ले प्रयोग करते हैं। क्या प्रयोग करते हैं, यहाँ पर तांबे के दो छल्ले प्रयोग करते हैं और कार्बन ब्रुश तो पैदा या सॉरी यहाँ पर उपयोग करेंगे। देखिए क्या होता है, यहाँ पर देखिए ए और सी को देखना, यहाँ पर आपको ए और सी जो लूप दिख रहा है ये बी और सी है, यानी कि ए बी सी डी, ये पूरी एक क्वाइल ले ली मैंने। जब ये क्वाइल यहाँ पर होगी, कहाँ पर होगी, एन ध्रुव पर जब होगी तो इस वाले जो स्लिप रिंग में धन, कौन सा, धन, यानी कि धनात्मक आवेश उत्पन्न होगा। ठीक है, और जब ये बी और डी इसके तरफ होगा तब देखिए जब ये यहाँ पर घुमा, क्या हुआ यहाँ पर, इसको जब मैं इसको दक्षिणावर्त दिशा में इस लूप को इस प्रकार घुमा दूंगा तो ये ए और सी यहाँ पहुंच जाएगा और बी और डी यहाँ पहुंच जाएगा, यानी कि दूसरे अर्धचक्र में क्या होगा, बी और सी क्या बन जाएगा, ए और सी बन जाएगा, और ए और सी क्या बन जाएगा, बी और डी बन जाएगा, यानी कि बी पर ऋणात्मक आवेश आएगा। इसी प्रकार यहाँ पर फिर से वही प्रक्रिया होगी, फिर ए पर धन, फिर ए पर ऋण, फिर ए पर धन, फिर ए पर ऋण। तो इस प्रकार से ये बार बार प्लस माइनस होगा, जिससे मुझे बाहर की ओर क्या होगा, एसी यहाँ पर प्राप्त होगी। कुल मिलाकर एक समान आवेश दोनों पर रहता है। ठीक है, इस पे धन तो इस पे ऋण। अब देखना, ये तो हो गया स्लिप रिंग। अब क्या करूंगा, यहाँ पर इसमें आता हूं मैं कम्यूटेटर पर, यानी कि इसमें देखिए, इसमें यहाँ पर धन और ऋण, यानी कि ये प्लस है ये ऋण है, तो यहाँ पर इन दोनों ही प्रकार की राशियां हमें बाहर प्राप्त होगी। अब यहाँ पर देखिए कौन सी उत्पन्न हुई है, इस प्रकार की उत्पन्न तो हुई है, लेकिन देखिए इसका सिद्धांत किस प्रकार का होगा। यहाँ पर जैसे ही ए और सी ये तो हो जाएगी धनात्मक, क्या हो जाएगी, ये धनात्मक जैसे ये हुई थी, बट जैसे ही ये यहाँ पहुंचेगी तो ये इसी स्लिप रिंग का एक भाग है, जिससे ये जो होगी ये भी धनात्मक ही
हमें प्राप्त होगी, क्योंकि ये जो स्लिप रिंग है ये एक ही स्लिप रिंग के दो भाग हैं, यानी कि ये हमेशा सिर्फ एक ही आवेश पर विद्यमान होगी, इसमें परिवर्तन नहीं होगा, क्योंकि जो हमारे स्लिप रिंग होंगे वो प्रत्यावर्ती राशि के केवल धन को ही चुनेंगे, इसको ये निगलेक्ट कर देंगे। क्या कर देंगे? निगलेक्ट कर देंगे। तो हमारी राशि हमें इस प्रकार से प्राप्त होगी डीसी, ना कि नेगेटिव, सिर्फ प्लस प्लस पॉइंट प्राप्त होंगे। इसमें हमें एक अर्धचक्र में प्लस और एक अर्धचक्र में ऋण प्राप्त होगा। इसमें हमें जो नीचे वाला जो ये पार्ट होगा ना, ये लैप्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा? लैप्स हो जाएगा, क्योंकि इसको प्राप्त करने के लिए हमारे पास यहाँ पे किसी प्रकार का कोई स्लिप रिंग नहीं होता है। ठीक है, इसलिए हमें सिर्फ प्रथम आधे धन चक्र ही यहाँ पर स्लिप रिंग या ब्रश पर, या कार्बन ब्रश लगे होते हैं, इन पर प्राप्त होते हैं, जिससे उसको हम डीसी बोलते हैं। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पर स्लिप रिंग अगर हमें चाहिए है तो हमें यहाँ पर एसी चाहिए है तो स्लिप रिंग विधि प्रयोग करेंगे, और अगर हमें डीसी चाहिए है तो हम यहाँ पर स्प्लिट रिंग या कम्यूटेटर विधि का उपयोग यहाँ पर हम करते हैं। ठीक है, इसी को बोलते हैं कम्यूटेटर विधि। तो आपको ये चीज भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको ध्यान रखना ही बना दी हमने बिजली, मिल गई हमें तसल्ली। चलिए, अब तो ये आप सभी के लिए इम्पोर्टेंट है कि बिजली कैसे बनती है, ये आप सभी लोग समझ गए। चलिए, अब हम बात कर लेते हैं इसके बाद में, उसका एक समीकरण होता है। भाई बिजली तो आपने बना ली, अच्छी बात है, लेकिन अब जो चीज एग्जाम में पूछेगा इससे रिलेटेड वो क्या हो सकती है? वो होगी हमारी सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज होती है ईएमएफ समीकरण, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स समीकरण, विद्युत वाहक बल का समीकरण। एक समीकरण होता है, इसको तो आप ये मान के चलिए कि रट ही लीजिए पूरी तरीके से, क्योंकि ये एग्जाम में पूछता है, किसी भी तरह से घुमा फिरा के आपसे पूछ लिया जाए तो आपको सूत्र लिख लीजिए, आप नोट कर लीजिए। E इजिकल टू, सीधे शब्दों में, फाई एन पी जेड अपॉन 60 इंटू ए, बस ये याद रखना है आपको। अब इसका अलग अलग मैं आपको बता देता हूँ क्या क्या होता है। देखिए, इसको वो किसी प्रकार से भी दे सकता है यार, ऐसा नहीं है कि फाई मैंने यहाँ लिखा है तो यही हो, ठीक है, एन यहाँ लिखा हो तो यही हो, या फिर इस प्रकार से लिख सकता है फाई एन जेड अपॉन 60 इंटू पी अपॉन ए, ये भी हो सकता है। ठीक है, चलिए अब हम इसको एक थोड़ा सा बात कर लेते हैं कि इसमें ये जो फाई है क्या है, एन क्या है, जेड क्या है, पी और ए क्या क्या है। चलिए, सबसे पहले लिखिएगा आप, फाई लिख लीजिए, पूरा पूरा लिखिएगा, प्रतिपोल फ्लक्स, प्रतिपोल फ्लक्स। ठीक है, ये फ्लक्स है जो उस ईएमएफ या जो जनरेटर में जो इंड्यूस्ड हुआ है ये फ्लक्स, वो फ्लक्स है। एन देख लीजिए, एन क्या है? आर्मेचर की स्पीड है, ना कि रोटर की, क्योंकि रोटर नहीं घूमता। आर्मेचर की क्या है? स्पीड है, एन। ठीक है, इसके बाद में आएगा क्या? जेड। जेड का मतलब वो होता है जो मैंने आर्मेचर में जो वाइंडिंग की है उनमें कितने तार मैंने लपेटे, यानी कि चालकों की संख्या, आर्मेचर चालकों की संख्या। ठीक है, आर्मेचर चालकों की संख्या। चलिए, क्या रह गया? फाई एन जेड हो गया, पी रह गया, पी यानी पोलों की संख्या। ठीक है, पोल जिनमें आर्मेचर वाइंडिंग मैंने फंसाई हुई है, पोलों की संख्या कितनी है। ठीक है, और रह गया कितना? ए, ये है हमारे समांतर आर्मेचर जो है ना, उस आर्मेचर में काय में, या ये भी पूरा लिखना आप, आर्मेचर में समांतर पथों की संख्या। ठीक है, समांतर पथों की संख्या। इसके बारे में एक महत्वपूर्ण जानकारी और दे दूं मैं आपको कि जो ये जो है आर्मेचर में समांतर पथों की संख्या, ये देखिए लैप वाइंडिंग के लिए कितनी होती है? लैप वाइंडिंग के लिए कितनी होती है? पोलों की संख्या के बराबर होती है। पोलों की संख्या यानी कि ए बराबर पी, जो ये ए लिखा है ना, आर्मेचर के समांतर पथों की संख्या इन पोलों की संख्या के बराबर होती है। लेकिन वेव वाइंडिंग में क्या होता है? बराबर नहीं होती है। ठीक है, ए बराबर होता है 2 इंटू प्लेक्स होता है। ठीक है, कितने ही यहाँ पर क्या हो, पोलों की संख्या कितनी भी हो, यहाँ पर समांतर पथों की संख्या कितनी होगी? सिर्फ 2 होती है। समांतर पथों की संख्या क्या होती है? 2 होती है। ठीक है, P इजिकल टू 2 इंटू ए, जो आप मान लो पोलों की समांतर पथों की संख्या 2 ही होती है, चाहे कितनी ही वाइंडिंग आप कर लो, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि वेव वाइंडिंग क्या होती है? सीरीज में होती है। इस प्रकार से तो एक पॉइंट ये निकलेगा इसका, और जितनी हजारों वाइंडिंग भी तुम कर दोगे तो आखिरी में जाके एक ही तार मिलेगा सीरीज में, ये और ये पहला तार। तो समांतर पथों की संख्या कितनी हो गई? 2।
लेकिन वेव वाइंडिंग लैप वाइंडिंग कैसी होती है, समांतर होती है, यानी कि जितनी वाइंडिंग्स हो गई, जितने यहाँ पर ये कॉइलों की संख्या हो गई, उतने ही क्या होंगे, पोल्स की संख्या और समांतर पथों की संख्या सबकी अलग अलग होती है। ठीक है, इसको बोलते हैं हम समांतर वाइंडिंग, इसको सीरीज वाइंडिंग। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है, मोस्ट इंपोर्टेंट। इससे देखिए आप क्या क्या निकाल सकते हैं, इसमें आप आर्मेचर की स्पीड निकाल सकते हैं। क्या निकाल सकते हैं, आर्मेचर की स्पीड या गति निकाल सकते हैं। आर्मेचर में पोलों की संख्या निकाल सकते हैं अगर आपको ये सब दे दिया जाए तो। ठीक है, पोलों की संख्या। आप यहाँ पर आर्मेचर चालकों की संख्या निकाल सकते हैं अगर आपको बाकी सबके मान दे दिया जाए तो। ईएमएफ का मान दे दिया जाए तो आप कोई सी भी राशि यहाँ पर रख करके आप किसी प्रकार से इसका मान निकाल सकते हैं। न्यूमेरिकल क्वेश्चन इसी के आधार पर पूछे जाते हैं। ठीक है, और आपको डिसाइड ये करना है, ये आपको समझना है कि आपको उसमें क्या दिया है और क्या पूछा गया है। अगर यहाँ पर फाई एन पी जेड आपको दिया है तो आप तुरंत दिमाग में ले आइए कि भाई ये डीसी जनरेटर का हमारा ईएमएफ का सूत्र के बारे में पूछा जा रहा है, तो आप तुरंत अपनी रफ शीट में उसको लिख लीजिए। अब जो जो पूछा है वो मान उसमें पुट कर दिए, जो निकालना है वो ऑटोमेटिक निकल के जाएगा। ठीक है, इसको 2 बार में तोड़ना है, 3 बार में तोड़ना है, या फिर कोई और सूत्र भी लगेगा वो भी लगा दीजिए। ठीक है, तो ये आपको बहुत इंपॉर्टेंट याद रखना है, आर्मेचर ईएमएफ का समीकरण। ठीक है, आर्मेचर के ईएमएफ का देख लिया, आर्मेचर कैसे घूमता है, ठीक है, क्या क्या इस पे वाइंडिंग्स होते हैं, क्या क्या पार्ट्स होते हैं। तो ये जो हमने बिजली बना ली, तो इसमें अब मुझे याद करना है यहाँ पर ईएमएफ की दिशा। देखिए फ्लेमिंग का जो नियम होता है, देखो 2 नियम है उसके। ठीक है, जो हमारे फ्लेमिंग है उसके 2 नियम है, एक है दाएं हाथ का, एक है बाएं हाथ का। उन्होंने दोनों ही हाथ के नियम दिए। तो आपको एक चीज बिल्कुल नोट कर लीजिए, आप कंठस्थ कर लीजिए कि दाएं हाथ का नियम जनरेटर में ईएमएफ की दिशा ज्ञात करने के लिए किया जाता है उसका उपयोग, और बाएं हाथ का नियम उपयोग किया जाता है मोटर में चालक पे लगाए गए बल की दिशा ज्ञात करने के लिए। ठीक है, दोनों ही देखिए, दोनों ही नियम होते हैं सेम, इसी प्रकार से होते हैं समकोण पे। बट यहां पर फ्लेमिंग का दाएं हाथ का नियम, राइट हैंड रूल ही प्रयोग होगा किसकी दिशा ज्ञात करने के लिए, इंड्यूस्ड ईएमएफ। क्या है कि इंड्यूस्ड ईएमएफ की दिशा ज्ञात करने के लिए यहां पर दाएं हाथ का नियम प्रयोग किया जाता है, और चालक पर बल की दिशा ज्ञात करने के लिए फ्लेमिंग के लेफ्ट हैंड रूल का प्रयोग किया जाता है। इसलिए यह बात भी आपको ध्यान रखना है मोटर और जनरेटर दोनों में। ठीक है, तो ईएमएफ की दिशा किस प्रकार ज्ञात करते हैं, देखिए मान के चलिए कि ये नियम है। ठीक है, ये है मेरा हाथ, इसको समकोण, ये तीनों एक दूसरे के समकोण पे है, 90 डिग्री के कोण बना रहे हैं। अगर यहां पर ये जो अंगूठा है ये चालक की गति की दिशा बता रहा है ऊपर की ओर, तो मेरा फ्लक्स किस तरफ जा रहा है, सामने की ओर, यानी कि इस तरफ जा रहा है, और चालक उस तरफ उठेगा ऐसा, यानी कि इस तरह से घूमेगा, तो मेरा ईएमएफ की दिशा किस तरफ होगी, इस तरफ। ये जो उंगली होती है ये इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स यानी कि विद्युत वाहक बल की दिशा बताती है, ये चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, और ये चालक के घूमने की दिशा। यानी कि देखना, इसका ध्यान रखना आप, यानी कि अगर मान के चलिए यहां पर 2 चुंबक इस प्रकार से रखी है, और यहां पर अगर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा इस तरफ है और चालक है, तो ये इस तरफ घूमने की कोशिश करेगा, यानी कि ऊपर की ओर उठेगा, तो यहाँ पर विद्युत वाहक बल की दिशा इस तरफ होगी। ठीक है, ये आप फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम से निकाल सकते हैं कि इस तरफ मेरा ईएमएफ जा रहा है, इस तरफ क्या जा रहा है, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा जा रही है, और इस तरफ गति की दिशा। अगर मैं यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड की दिशा बदल दूं तो मेरे यहाँ पर ईएमएफ की दिशा भी बदल जाएगी, चालक के घूमने की दिशा बदल जाएगी, और सब कुछ यहाँ पर चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो आप अगर फ्लक्स की दिशा परिवर्तन कर देंगे तो क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड की दिशा बदलेगी, फ्लक्स की दिशा बदलेगी, ईएमएफ की दिशा बदल जाएगी, चालक के घूमने की दिशा भी बदल जाएगी। ठीक है, तो फ्लेमिंग का दाएं हाथ का नियम आप कहां उपयोग करेंगे, जहां पर आपको ईएमएफ की दिशा निकालना हो। ठीक है, तो फ्लेमिंग का दाएं हाथ का नियम ईएमएफ की दिशा निकालने के लिए उपयोग किया जाता है। ठीक है, ये होता है हमारा फ्लेमिंग का दाएं हाथ का नियम। तो हमने देख लिया यहाँ पर से कार्यप्रणाली, फ्लेमिंग का नियम भी हमने देख लिया, राइट हैंड रूल। ठीक है, तो देखिए अब हम बात करते हैं थोड़ा सा इन ट्रांसफार्मर, सॉरी माफ कीजिएगा, जनरेटर, जो डीसी जनरेटर हैं उनके जो प्रकार आखिर होते कितने प्रकार के हैं। देखिए जो हमारे डीसी जनरेटर होते हैं वो देखिए अलग अलग क्वालिटी के हिसाब से हमें उसका उपयोग कहाँ करना होता है, वेल्डिंग में करना है जनरेटर का उपयोग, बिजली उत्पादन में करना है, हमें कहाँ किसका उपयोग करना होता है, उसके हिसाब से इसको बांटा गया है। सबसे पहले यहाँ पर हम बात करेंगे प्राइम मूवर के आधार पर। देखिए प्राइम मूवर का मतलब ये होता है कि हम उसको किस चीज से चला रहे हैं, यानी कि जो आर्मेचर है उस आर्मेचर को घुमाने के लिए
हम किस चीज का इस्तेमाल कर रहे हैं, क्या हाथ का इस्तेमाल कर रहे हैं, क्या हम किसी और टेक्निक का इस्तेमाल कर रहे हैं, उसके आधार पर इन जनरेटरों को 3 भागों में बांटा गया है, ए बी सी। सबसे पहला होता है जल टरबाइन। जल टरबाइन प्राइम मूवर, यानी कि जो आर्मेचर होता है हमारा, उस आर्मेचर में जो शाफ्ट लगी होती है, इस शाफ्ट को घुमाना है मुझे, बस इसके आधार पे ही ये सब चीजें हैं। तो इसको घुमाने के आधार पर सबसे पहला होता है जल टरबाइन प्रकार का। जल टरबाइन यानी कि उस प्राइम मूवर में पंखी लगा दीजिए, टरबाइन लगा दीजिए, उस शाफ्ट के ऊपर पानी गिरेगा तो वो घूमने लगेगी, यानी कि आर्मेचर घूमने लगेगा। तो इसका उपयोग सीधी बात है जल टरबाइन में कहाँ किया जाता होगा, जहां पर बिजली पैदा होती है। मैंने आपको पहले ही बताया था कि जरूरी नहीं है कि डीसी जनरेटर ही हो, जनरेटर में ईएमएफ पैदा करने के लिए हम उसमें एसी या डीसी दोनों प्रकार का हम बाहर ले सकते हैं। जनरेट एसी ही होता है, ठीक है। तो वहां पर देखिए जनरेशन, जहां पर बिजली बनती है, जहां पर बड़े बड़े संयंत्र, बड़े बड़े टर्बाइंस लगे होते हैं, उन्हें इन प्राइम मूवर प्रकार के जल टरबाइन वाले ट्रांसफार्मर पे टरबाइंस लगा करके पानी गिरा के उनके प्राइम मूवर को घुमाया जाता है, ठीक है, पहला हो गया। दूसरा हो गया वाष्प। वाष्प का मतलब होगा भाप। अब काय की भाप बनाओगे आप, इतना ज्यादा पानी को तो गर्म नहीं कर सकते। कोयला, देखो जहां पे कोयला वगैरह के जो संयंत्र होते हैं ना, बड़े बड़े संयंत्र, जहां पर कोयला वगैरह, जहां पर थर्मल पावर प्लांट होते हैं हमारे, ठीक है, जैसे एनटीपीसी है, नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन है, एंड ये सब कोयले वगैरह पे आधारित होते हैं, जहां पर बिजली बनती है, उनको बोलते हैं हम कौन सा, वाष्प टरबाइन। जहां पर बिजली कैसे बनती है, कोयले से, या थर्मल पावर प्लांट जहां पर लगे होते हैं, वहां पर इनका प्रयोग, प्राइम मूवर का उपयोग वहां पर किया जाता है। डीजल इंजन, आपने जो देखे हैं जनरेटर हमारे, जो आपने देखा होगा यहाँ पर बैंक वगैरह जो होती है, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स होती हैं, उनके बाहर एक बहुत बड़ा डीजी सेट रखा होता है, ठीक है, इस प्रकार का देखा है ये। तो इसको बोलते हैं हम डीजल जनरेटर, ठीक है। देखिए डीजी सेट होता है ये, उसमें एक डीजल इंजन लगा होता है, क्या लगा होता है, डीजल इंजन लगा होता है, उसमें डीजल डाला जाता है, और जैसे ही सप्लाई जाती है उसमें ऑटोमेटिक युक्ति लगी होती है, जो कि उस इंजन को स्टार्ट करती है, जिससे प्राइम मूवर घूमता है और हमारी बिजली वहां पर पैदा होती है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा डीजल इंजन। चलिए, ये तो हो गए प्राइम मूवर के आधार पर कि हम उस प्राइम मूवर को किस प्रकार घुमाएं। अब ये प्राइम मूवर के थोड़े से अंदर की बात हो जाएगी, यानी कि उस शाफ्ट को छोड़ दीजिए, उसके अंदर चलते हैं हम फील्ड और आर्मेचर के बीच में। उत्तेजन प्रणाली के आधार पर बिना प्राइम मूवर को घुमाए यहाँ पर उत्तेजन प्रणाली किस प्रकार से की जा सकती है। देखिए ये इलेक्ट्रिकली रूप से होता है। एक होता है पृथक उत्तेजित, यानी कि सेपरेटली, इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, सेपरेटली एक्साइटेड। एक होता है स्व उत्तेजित, यानी कि सेल्फ एक्साइटेड। इस पूरे चैप्टर में हम सेल्फ एक्साइटेड के बारे में ही पढ़ने वाले हैं, ठीक है, क्योंकि इसका उपयोग, इसके लिए हमें अलग से फिर एक डीजल इंजन चाहिए या कुछ भी बैटरी चाहिए, यानी कि उस जनरेटर की जो फील्ड वाइंडिंग है, फील्ड वाइंडिंग और उसकी आर्मेचर वाइंडिंग के अंदर यहाँ पर फ्लक्स उत्पन्न करने के लिए बाहर से किसी भी प्रकार की बैटरी की आवश्यकता पड़े, वह उसको हम कहते हैं पृथक उत्तेजित, यानी कि अलग से उसको हमें सप्लाई देना पड़ती है, उसको बोलते हैं हम सेपरेटली एक्साइटेड। इसीलिए इनका प्रयोग आजकल नहीं किया जाता, आजकल किया जाता है सेल्फ एक्साइटेड, आत्मनिर्भर भारत की तर्ज पे, यानी कि स्वयं आत्मनिर्भर वो है। वो कैसे होता है, देखिए स्व उत्तेजित जनरेटर का मतलब ये होता है कि इसके अंदर क्या होता है, इस जनरेटर के अंदर, मैं थोड़ा थोड़ा बता दे रहा हूं, फिर अपन थोड़ा सा उसको डीपली पढ़ेंगे। स्व उत्तेजित का मतलब होता है कि अपने आप से ही उत्तेजित होना, यानी कि मैं किसी व्यक्ति को धक्का पीछे से दे रहा हूं तब वो दौड़ लगा रहा है, वो तो हो गया पृथक उत्तेजन, मैंने उत्तेजित किया, लेकिन वो खुद से ही दौड़ने लगा, यानी कि उसके अंदर पावर है, तो वो खुद से ही दौड़ लगा, यानी कि वो सेल्फ एक्साइटेड है, वो सेल्फ डिपेंड है। इसी प्रकार ये भी सेल्फ डिपेंड होता है। इसकी जो आर्मेचर होता है, जब इसको पहले जब बनाया जाता है ना इन जनरेटरों को, तो इस जनरेटर में क्या होता है, जब सप्लाई दी जाती है और जब निकाली जाती है, तो मैंने आपको बताया था हिस्टेरेसिस होता है, जिसमें चुंबकन और विचुंबकन करने के लिए क्या होता है, इसके बारे में भी हम पढ़ेंगे क्या होता है ये। इनकी जो नर्म लोहे की जो कोर होती है ना, उसके अंदर कुछ, उसको बोलते हैं रेजिडुअल मैग्नेटिज्म, यानी कि अवशिष्ट चुंबकत्व रह जाता है, जिसमें प्राइम मूवर को एक बार घुमाने पर क्या होता है, प्राइम मूवर को एक बार घुमा दिया तो वो जो अवशिष्ट चुंबकत्व क्या करता है, वो फिर इनके जो फील्ड वाइंडिंग हो गई, आर्मेचर वाइंडिंग के टर्न्स को जब काटता है, तो और अधिक मात्रा में वहां पर फ्लक्स पैदा हो जाता है और वो चालू हो जाता है हमारा जनरेटर,
ठीक है। तो सेल्फ एक्साइटेड वो होता है, ठीक है, जिसे किसी भी प्रकार की बाहर से कोई स्रोत देने की आवश्यकता इलेक्ट्रिकल रूप से नहीं होती है, ठीक है। अच्छा, तो स्व उत्तेजित प्रकार के ट्रांसफार्मर तीन प्रकार के होते हैं, एक होते हैं सीरीज, शंट और कंपाउंड। सीरीज यानी कि आर्मेचर वाइंडिंग और फील्ड वाइंडिंग सीरीज में हो, आर्मेचर वाइंडिंग फील्ड वाइंडिंग समांतर में हो, और कंपाउंड यानी कि तीनों ही हो, जिसमें सीरीज भी हो, शंट भी हो, कंपाउंड भी हो, लेकिन कंडीशन सबकी अलग अलग होती है। देखिए, उसमें भी कंपाउंड प्रकार का शंट जनरेटर होता है, शॉर्ट शंट, जिसमें कि आर्मेचर जो शंट वाइंडिंग होती है वो सिर्फ आर्मेचर के पैरेलल में रहती है। लॉन्ग शंट में वो जो शंट वाइंडिंग होती है वो सीरीज वाइंडिंग और आर्मेचर दोनों के ही पैरेलल में होती है। तो यहाँ पर ये हो गया इसके प्रकार। अब यहाँ पर कंपाउंड जनरेटर क्या होता है, एक दो तीन, तीन प्रकार से तीसरे प्रकार में आता है चुंबकीय फ्लक्स के आधार पर। एक होता है कम्युलेटिव, एक होता है डिफरेंशियल। कम्युलेटिव का मतलब ये होता है कि जहां पर फील्ड वाइंडिंग जो होती है वो सीरीज वाइंडिंग की हेल्प करती है ना, दोनों का फ्लक्स एक ही दिशा में होता है। डिफरेंशियल का मतलब विपरीत दिशा में आपस में लड़ती है, यानी कि शंट फील्ड का फ्लक्स अगर इस तरफ जा रहा है तो उसका उधर से आ रहा होता है, ठीक है। इन सब के बारे में हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं, लेकिन पढ़ेंगे हम नेक्स्ट चैप्टर में, यानी कि नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि ये वीडियो यहीं तक है। मैंने आपको इसका थोड़ा थोड़ा यहाँ पर बता दिया है, तो इसीलिए आप इसका अच्छे से अध्ययन कर लीजिएगा कि ट्रांसफार्मर, यहाँ पर हम सेल्फ एक्साइटेड ट्रांसफार्मर की इन सारे प्रकारों के बारे में अगले वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं। इस वीडियो को आप अच्छे से देखिएगा, क्योंकि यहाँ पर मौलिक जो सिद्धांत है जनरेटर का, वो जनरेटर का मैंने आपको बता दिया है, ठीक है। फ्लेमिंग का दाएं हाथ का नियम जनरेटर के लिए होता है, फ्लेमिंग का बाएं हाथ का नियम डीसी मोटर के लिए होता है। इस बात को भी आप बिल्कुल कंफर्म कर लीजिएगा, क्योंकि ये आपको उलझाने के लिए क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि फ्लेमिंग के नियम क्या होते हैं, दाएं हाथ के बाएं हाथ के, और ये उत्तेजन प्रणाली के आधार पर ये जो हमारे जनरेटर होते हैं ये इतने प्रकार के होते हैं। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम बात करेंगे इन्हीं सब ट्रांसफार्मर के बारे में, ये कहाँ कैसे इनके सिद्धांत क्या होता है, कैसे इनकी वाइंडिंग की जाती है, कहाँ कहाँ इनको उपयोग किया जाता है। तब तक के लिए मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।